स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संजू एकेडमी में। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2020 के सिलेबस का यूनिट 10 की आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले हमने 11 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आयोग से अलग अलग भिन्न भिन्न आयोगों के बारे में चर्चा की है और आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की और इस लेक्चर में हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग से रिलेटेड संपूर्ण क्वेश्चन ले आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ था और इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक, गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। 11 फरवरी 1964 को एक अध्यादेश जारी किया था राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 11 फरवरी 1964 को अध्यादेश जारी कर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और जब इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? क्योंकि ये अध्यादेश था इसलिए इसका विधेयक जो है विधेयक लाया गया संसद के दोनों सदनों में और 2003 को संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिलने के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति दी गई। जब दोनों सदनों से पास हो गया था उसके बाद 11 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को स्वीकृति दी गई। जब स्वीकृति दी गई तो इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ और यह एक बहुसदस्यीय बहुसदस्यीय आयोग का बनाया गया। कब बनाया गया? 11 सितंबर 2003 को जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया और साथ में सांविधिक दर्जा दिया गया। संरचना में देख लेते हैं। इसमें संरचना में क्या कौन कौन होता है? संरचना में अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष को कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहा जाता है अध्यक्ष को। और यह कितना होता है? एक अध्यक्ष होता है। और सदस्य कौन होते हैं? सदस्यों को कहा जाता है सतर्कता आयुक्त, जिनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होती। मैक्सिमम कितने सदस्य होने चाहिए? 2। एक अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या मुख्य सतर्कता आयुक्त भी कहा जाता है इसे। और सदस्य जो है, सदस्यों को क्या कहा जाता है? सदस्य को कहा जाता है सतर्कता आयुक्त, जिनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होती है। योग्यता क्या होती है? योग्यता देख लेते हैं इनकी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। योग्यता में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। किसे नियुक्त किया जाएगा? जो अखिल भारतीय सेवा या फिर संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल सेवा पद पर रह चुके हैं या है और जिनके पास सतर्कता नीति बनाने और प्रशासन जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन भी है से संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव हो। किसे नियुक्त किया जाएगा? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया जाएगा? उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो कि अखिल भारतीय सेवा या फिर संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुके हैं या है अभी और जिनके पास सतर्कता नीति बनाने और प्रशासन जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन भी है से संबंधित विषयों का ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो, उन्हें बनाया जाता है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है इसे जो सतर्कता आयुक्त होते हैं। सतर्कता आयुक्त चाहे मुख्य मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो या सतर्कता आयुक्त सदस्यों की बात हो रही है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? समिति की सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति करता है। समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। दोनों की, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की भी और सतर्कता आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? समिति की सिफारिश पर। समिति कौन सी होती है? 3 सदस्यीय समिति होती है। कौन सी समिति होती है? 3 सदस्यीय
समिति होती है। समिति में पीएम जो होता है अध्यक्ष होता है और गृह मंत्री सदस्य होता है और लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वह भी सदस्य होता है। समिति में कौन कौन होते हैं? 3 सदस्यीय समिति होती है। समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है और गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता जो होता है वह कौन होता है? वह वो सदस्य होता है। लोकसभा में जब किसी भी नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त ना हो तब उस स्थिति में लोकसभा में सरकार के विपक्ष में एकल सबसे बड़े समूह का जो नेता होता है विपक्ष का नेता समझा जाएगा। मान लो कि अगर से लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो उस कंडीशन में किसे विपक्ष का नेता माना जाता है? उसे माना जाता है एकल सबसे बड़ा जो समूह होता है, समूह का जो नेता होता है उस समूह के नेता को विपक्ष का नेता माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका कार्यकाल का कितना होता है? जो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और सत्कर्ता आयुक्त होता है उनका कार्यकाल जो होता है ये नियुक्ति तारीख से, मतलब जिस दिन पद ग्रहण किया, पद ग्रहण की तारीख से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह उनका कार्यकाल माना जाता है। कोई भी सत्कर्ता आयुक्त जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद को छोड़कर पुनः सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। कोई भी सत्कर्ता आयुक्त जो है उसे अगर से केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद को छोड़कर पुनः सत्कर्ता आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा यदि सत्कर्ता आयुक्त जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी पदावधि जो होती है सत्कर्ता आयुक्त और केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर सिर्फ 4 वर्ष होती है। ऐसा नहीं कि सत्कर्ता आयुक्त अगर से बन गए तो 4 वर्ष की नौकरी यहाँ कर ली और केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त वो बन गए तो 4 वर्ष की नौकरी यहाँ कर ली। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों यानी कि दोनों पद, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का पद हो या सत्कर्ता आयुक्त का पद, टोटल मिला के जो इनकी जो कार्यकाल होगा सिर्फ 4 वर्ष का होगा। दोनों का मिलाकर 4 वर्ष का होगा। एक पर्टिकुलर एक पद के लिए अलग अलग 2 बार 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त नहीं किया जाता। ठीक है। सेवा शर्तें है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के लिए वही है जो यूपीएससी के अध्यक्ष की होती है। केंद्रीय जो सत्कर्ता आयुक्त है यानी कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का जो अध्यक्ष होता है जिसे मुख्य सत्कर्ता आयुक्त भी कहा जाता है, उसके लिए योग्यता क्या रहेगी? जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो योग्यता होगी वही योग्यता केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के लिए होगी और सत्कर्ता आयुक्त के लिए वही योग्यता होगी जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद से हटाया जाना। पद से हटाए जाने के लिए क्या है? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही इन्हें पद से हटाया जा सकता है। किसे? केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और सत्कर्ता आयुक्त दोनों को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही इन्हें पद से हटाया जा सकता है। साथ में देखते हैं वार्षिक रिपोर्ट। आयोग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? आयोग प्रति वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर अर्थात जुलाई अगस्त समाप्ति के लिए 6 माह के भीतर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। वार्षिक रिपोर्ट आयोग किसे देगा? वार्षिक रिपोर्ट जो है आयोग जो है किसे देगा? यह देगा वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाएगा। ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट आयोग
जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है प्रतिवर्ष कब देता है? वह देता है वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर देता है, मतलब जुलाई से लेके दिसंबर तक वर्ष समाप्ति के भीतर कभी भी दे सकता है। और किसे देगा? यह राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति जो है समीक्षा के लिए राष्ट्रपति संसद के सदन में रखवाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सबसे आयुक्त अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त प्रथम कौन थे? वह थे नितर श्रीनिवास राव। कौन थे? नितर श्रीनिवास राव जो थे प्रथम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त थे। इन्हें NS राव के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष बोला जाए या केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में है संजय कोठारी, जिनका कार्यकाल कब से है? 25 अप्रैल 2020 से अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट देख लेते हैं इससे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, आयोग के समक्ष कार्रवाई को विधिक कार्रवाई समझी जाएगी तथा आयोग जो है के समक्ष सुनवाई करने के दौरान सिविल न्यायालय की शक्ति है। जो सत्कर्ता आयोग है उसे कौन सी शक्ति प्राप्त है? उसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कौन सी शक्ति प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। आगे, आयोग के जो समस्त व्यय है, आयोग के समस्त व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, आयोग के जो समस्त व्यय जो होते हैं वह किस पर भारित होते हैं? वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, पद रिक्ति की दशा में। पद रिक्त कब होता है? या तो जो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त होते हैं उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटा दिया है, या जो भी हो, अगर ऐसी दशा में पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है अधिसूचना के द्वारा सत्कर्ता आयुक्तों में से एक को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दे सकेगा। ठीक है, जब केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है, या त्यागपत्र दे दिया जाता है, या किसी अन्य कारण से हुई किसी रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति जो है अधिसूचना के द्वारा सत्कर्ता आयुक्तों में से एक को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दे सकेगा, वह व्यक्ति जो है तब तक मुख्य सत्कर्ता आयुक्त अर्थात केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति ना हो जाए। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के बारे में पढ़ा। गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। यह इन्हें संवैधानिक दर्जा का प्राप्त हुआ? इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था कब? 2003 में प्राप्त हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यह पहले जो 1964 में गठन हुआ था तब अध्यादेश था, और फिर विधेयक कब पारित हुआ था? अपने भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? 2003 को हुए थे, और तभी से यह बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को कहा जाता है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, और सदस्यों को कहा जाता है सत्कर्ता आयुक्त। और इसमें 2 से अधिक सत्कर्ता आयुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सिफारिश किसकी होती है? इसमें सिफारिश होती है समिति की। समिति में कौन कौन होते हैं? समिति में होते 3 सदस्यीय समिति होती है, जिसका अध्यक्ष जो होता है भारत का PM होता है, गृह मंत्री सदस्य होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता जो होता है वह सदस्य होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, दोनों के लिए, अध्यक्ष के लिए भी सदस्य के लिए भी। भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सत्कर्ता आयुक्त के, मतलब कि भारत के प्रथम
अ, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त कौन थे? नीतर श्रीनिवास राव या NS राव। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में संजय कोठारी। ठीक है। और सत्कर्ता आयोग को कौन सी शक्ति प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम कोई नए आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।